नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम आज फिर बात करेंगे थिरुपुरनकुंद्रम की, यानी वो जगह जिसको तमिलनाडु में अयोध्या के बराबर माना जाता है। तमाम जो हिंदू संप्रदाय है, जो समुदाय है, वो इस पूरी पहाड़ी को उतना ही पवित्र मानता है जितना बाकी हिंदू पूरा समाज अयोध्या को मानता है। अब यहाँ डीएम के सरकार जिस तरह दरगाह के लिए, और चूंकि दरगाह की तरफ से तो कोई विरोध नहीं था, लेकिन इसके बावजूद अल्पसंख्यक मतों के लिए पूरे हिंदू समाज की आस्था के केंद्र पर अपनी जबरदस्ती कर रही है, यानी उनकी आस्थाओं को तोड़ रही है, उस पर आज सुनवाई है। चूंकि आज की सबसे बड़ी अपडेट से हम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि 12 तारीख है। आज मदुरई की जो बेंच का फैसला था उसके खिलाफ डिवीजन बेंच में सुनवाई होगी, और ये तमिलनाडु सरकार की अपील है जिसमें कार्तिगाई दीपम, जो इसका नाम है, उसको दीपथून यानी वो जो दीप स्तंभ है उस पर जलाने की अनुमति पर विवाद है। चूंकि ये GR स्वामीनाथन ने जो 3 दिसंबर को सिंगल बेंच का जो आदेश था उसके खिलाफ यहां सरकार की अपील है, और डिवीजन बेंच इस पर सुनवाई करेगी। आपको मालूम है कि डिवीजन बेंच इससे पहले राज्य सरकार को काफी कुछ सुना चुकी थी, यहां तक कि जब राज्य सरकार के कुछ लोगों ने जस्टिस GR स्वामीनाथन पर पर्सनल यानी उनकी जाति को लेकर टिप्पणियां की थी, उस पर भी डिवीजन बेंच ने बहुत कड़ी टिप्पणियां कही थी। उन्होंने कहा था कि हम देख रहे हैं और हमारा भी सब्र है। तो आज उस पर बातचीत होगी, देखा जाएगा क्या है। लेकिन खबर यह नहीं है, क्योंकि वो जब देखेगी तो उसके बाद जो फैसला आएगा वो तो सबको मालूम होगा, जो भी उस पर आदेश आता है सुनवाई के बाद, जो भी निर्देश जारी किए जाएंगे। लेकिन खबर यह है कि डीएम के सरकार सबसे पहले उसने जस्टिस GR स्वामीनाथन का आदेश नहीं माना, जो सिंगल बेंच थी। उसके बाद उस बेंच के खिलाफ वो हाई कोर्ट गई, और हाई कोर्ट ने जब कोई छूट नहीं दी, उसके बाद फिर उसको आदेश दिया गया कि वो वहां दीपम स्तंभ को जलाए, और ये जो आदेशों की अवहेलना है इस पर जांच की बात हुई तो वो सुप्रीम कोर्ट चली आई सीधे। मतलब उसने हाई कोर्ट की बेंच को भी वो किया और पास किया, और उसके बाद सीधे सुप्रीम कोर्ट में आके इस पर रोक लगवाने की कोशिश की। हालांकि अगर आप कानूनी स्थिति देखें, ये बड़ी दिलचस्प स्थिति है और हिंदू धर्म के लिए बड़ा सोचने वाली स्थिति है कि जो सरकार वहां मौजूद है वही इन मंदिरों के सारे देख रख रखाव की जिम्मेदार है। और जब मंदिर को यह अधिकार मिल रहा है कि वो अपने एक दीप स्तंभ पर जाकर दीप जलाए, इस पर सरकारी खिलाफ आ रही है। तो ये तो एक सोचने की बात है, इस पर कई बार हम लोग बात कर चुके। लेकिन जो अब इसमें कहानी ये जुड़ रही है कि डीएम के सरकार इन सब के बाद पॉलिटिकल माहौल तैयार कर रही है। महाभियोग के लिए वो हस्ताक्षर करके 120 सांसदों के दे चुकी है। ओम बिरला को सुप्रीम कोर्ट में उसने डाला हुआ है, और अब आज जो है सुनवाई हो रही है हाई कोर्ट में। इसके बावजूद वो इस पूरे मामले के सबूतों को नष्ट कर रही है। जी हाँ, ये सबसे बड़ी चीज है। वो दीपाथून स्तंभ को ही खत्म करने जा रही है, उसकी इस वैलिडिटी को, कि क्या वो स्तंभ दीपम के काम आता था। ऐसे समय में इसको बहुत ही सिंसियर क्राइसिस माना जाना चाहिए, क्योंकि वो पूरा जो तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु पुरातत्व विभाग की 7 सदस्यीय टीम से जो कल और उसमें उसका निरीक्षण कराया, उस पूरे पहाड़ी का, तिरुपुरनकुंद्रम पहाड़ी का जो है पूरा निरीक्षण कराया गया, और डिप्टी डायरेक्टर यतीश कुमार के नेतृत्व में उन्होंने दीपाथून यानी जो लैंप पोस्ट है, जो सिकंदर बादशाह की दरगाह के पास के इलाके में है, और वर्तमान दीपोत्सव स्थल जहां अभी होता है, इन सबका लगभग 3 घंटे तक पूरा उसने विवरण दिया। उन्होंने उनको चेक किया, और क्या था, वो ये तय करना चाह रहे हैं कि विवादास्पद संरचना की प्रकृति क्या है। ये क्या प्राचीन द्वीप स्तंभ है या ये सर्वेक्षण पत्थर है। चूंकि ये जरूरी है देखना कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा। ये अपने आप में विवादित है, क्यों, जब राज्य सरकार इसको अगर सर्वेक्षण पत्थर बताती है तो ये अपने आप में इसलिए विवादित होगा क्योंकि अभी ये सब जुडिस है। 7 सदस्यीय टीम जो वहां पहुंची, उसमें कुछ लोग असिस्टेंट डायरेक्टर लोकनाथन का भी जिक्र कर रहे हैं कि वो भी जो डिप्टी डायरेक्टर वहां था।
अलग अलग नाम मैं नहीं आपको बता सकता, लेकिन ये 7 विभाग थे और 7 लोग थे और इसमें स्थानीय प्रशासन, मदुरै कलेक्टर कार्यालय का भी सहयोग था। ये सुबह से 8:45 से इन्होंने शुरू किया था और लगभग 3 घंटे तक करते रहे। ये मुख्य फोकस क्या था इस पूरी टीम का कि जो स्टोन पिलर या लैंप पोस्ट है उसको पूरी तरह देखा गया। ये खंबा जो है उस दरगाह के करीब है, जो दरगाह है जिसको सिकंदर बादशाह कहा जाता है। ये अलग बात है, मैं आपको बता चुका कि किस तरह से उसको मारा था एक हिंदू विजयनगर साम्राज्य के युवा ने, चूंकि वो वो लड़ाई और उसमें हिंदुओं पर हमले करने वाला, इसके अलावा तो कुछ और हो नहीं सकता। आपको मालूम है इस तरह की सारी दरगाहों का अतीत यही है कि वो हिंदुओं या दूसरे धर्मों के खिलाफ कितना भी, जितना बड़ा वो काम करती रही, जितना ज्यादा नृशंसता शो की, उतनी बड़ी उसकी मजार हो सकती है। तो ये जो इसके अलावा उन्होंने ये भी किया, मुख्य फोकस तो उनका इसी पर था, दीप स्तंभ पर था। इसके अलावा उन्होंने जो बराबर की थी नेल्ली थोपू, वो भी पहाड़ी का एक हिस्सा है। और यहाँ ये जो कार्तिकेय स्तंभ पर जहां कार्तिकेय दीपम होता है, वहां भी उन जगह के आसपास के इलाकों का मिट्टी के पत्थर क्या थी, उनकी संरचना क्या थी, पुरानी संरचनाएं क्या थी, और इसका उन्होंने पूरी तरह से, क्योंकि खंबे की ऊंचाई, चौड़ाई, ग्रेनाइट से बना उकेरी हुई डिजाइन का माप, ये सब किया, डिजिटल टूल लेकर गए थे। मैं आपको विस्तार से इसलिए ये बता रहा हूं क्योंकि ये वो किस लिए तैयार कर रहे, ये जब आपको जान के मालूम होगा। तो उन्होंने इसका पूरा कैरेक्टरिस्टिक चेक करने के लिए तैयार किया, क्योंकि वो ये साबित करना चाहते हैं कि ये जो स्तंभ है ये दिया जलाने के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया था, ये सर्वे मार्कर साइन था। और इसीलिए चूंकि वहां पुलिस और मंदिर प्रशासन मौजूद था, मंदिर प्रशासन कौन है, मंदिर प्रशासन सरकार का हिस्सा है। और तमिलनाडु आर्कियोलॉजिकल कौन है, वो पुरातत्व विभाग, वो सरकार का है। मदुरै कलेक्टर कौन है, वो सरकार का है। बाकी ये नहीं आ रहा कि उसमें हिंदू पक्ष के लोगों को आमंत्रित किया गया कि नहीं किया गया। तो ये जो है ब्रिटिश सर्वे रिपोर्ट्स को लिए घूम रहे हैं, जिसमें 1808 से लेकर 9 और 1971 के ब्रिटिश सर्वों का जिक्र करते हैं, क्योंकि मदुरै में उस वक्त मापन के लिए इस तरह भूमि के पत्थर लगाए गए थे। ये राज्य सरकार इसका दावा ये कर रही है कि ये जो है उसी काल का लगा हुआ पत्थर है, दीपम स्तंभ नहीं है। जबकि हिंदू संगठनों ने इस बात का पूरा कोर्ट में दावा भी किया था कि ये द्वीप स्तंभ है और मुरुगन मंदिर से ये तमाम चीजें वहां मौजूद है, मुरुगन मंदिर से उसका रिश्ता है। लेकिन पूरी टीम इन बातों को, इसीलिए जांच रिपोर्ट इन्हीं बातों का, वैसे तो ये कहा जा रहा है कि जांच रिपोर्ट इनकी पुष्टि या खंडन करेगी, लेकिन आप ये मान सकते हैं जब सरकार का रुख ये है तो सीधे तौर पर वो इसका खंडन कराने के लिए यहां पहुंची है। कानूनी ये मामला जब सब जुडिस होता है और जब बेंच आज इस पर सुन रही हो, तो जहां कंटेम्प्ट पिटिशन है वहां क्या है, कंटेम्प्ट पिटिशन पेंडिंग है। ऐसे में भी सरकार ऐसी धृष्टता करने की उसमें है, तो ये बड़ी बात है। चूंकि उसके बाद जब पत्रकारों ने डिप्टी डायरेक्टर यतीश कुमार से बात की तो उन्होंने कहा कि हम संरचना की विशेषताओं का विस्तृत विश्लेषण कर रहे हैं ताकि इसकी प्रकृति स्पष्ट हो सके। इस पर कोई विवाद ही नहीं है, दरअसल इस पर कोई विवाद ही नहीं है कि उसकी प्रकृति क्या है। लेकिन वो विभाग ने कहा कि ये दावों और प्रतिवाओं यानी क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स के जवाब में है, जबकि काउंटर क्लेम किसी ने किया नहीं। कोई दरगाह ये नहीं कह रही है कि वहां वो मार्कर है या वो है, उससे दरगाह को कुछ लेना देना नहीं। वो तो वैसे ही कब्जाई हुई जगह पर होगी, वो तो वैसे ही उन्होंने उस पहाड़ी के बीच में अपना कब्जा करके तब बनाया होगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मुरुगन पहाड़ी में लोगों ने उस दरगाह के कुछ साल पहले ही मानना शुरू किया होगा। वो तो हजारों साल की हिंदू आस्था का प्रतीक है। और चूंकि इसमें एक फोटो, कुछ लोग वहां पहुंचे थे, रिपोर्ट जो है वो 1-2 हफ्ते में देंगे। आप ये सोचिए कि ये तैयारी आगे की हो रही है, ये तैयारी सुप्रीम कोर्ट में जाने की हो रही है, क्योंकि ये तय है कि हाई कोर्ट्स में उनको कोई छूट मिलती हुई नहीं दिख रही। जिस तरह का कंडक्ट है वो उनको ये बताता है सरकार इससे परेशानी में घिरेगी। निरीक्षण तो खैर कोई विवाद नहीं था, ये कहा गया तनाव या वो नहीं था, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा लोग नहीं मौजूद थे। हिंदू पक्ष के कितने लोग थे ये क्लियर नहीं है, लेकिन जो मुस्लिम समुदाय था दरगाह का उसने सहयोग दिया, ये खबरों में लिखा है। तो वो सहयोग नहीं देगा तो और क्या करेगा। और तमाम लोग इसमें, जो निरंजन कुमार है, जो वकील है निरंजन एस कुमार, जो रवि कुमार के यानी जो याचिका करता है हिंदू पक्ष की ओर से है, उसने कहा है कि मामला कोर्ट में लंबित है, राज्य सरकार नए सबूत बना कैसे सकती है।
ये पीलर की नेचर बदल सकता है और केस को प्रभावित करेगा। हिंदू संगठन जो है इस पर बहुत विरोध में थे, लेकिन डीएमके तमाम, चूंकि अब इस पर राजनीति चल रही, मैं आपको बताऊंगा कि राजनीति क्या क्या है उस पर बताएंगे, लेकिन ये तमाम इलाके में इसको जांच को वैज्ञानिक आधार पर देने के नाम पर वो पूरी तरह ये कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह इसकी पीलर की प्रवृत्ति बदल जाए, ताकि इस पर फिर कोई जो हिंदू संगठन है वो दीप जलाने की मांग ना कर सके। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें तो एक मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व जज हरिपरनथम से, चीफ जस्टिस से अनुरोध कर दिया कि साहब इस थिरुपरम कुंद्रम के केस को जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन से ट्रांसफर करा लिया जाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन पर पूर्वाग्रह, जो एक पूरा एक स्टाइल होता है, अगर आपने देखा होगा कि ये तरीका किसका है, ये तरीका इकोसिस्टम का है, जो सनातन द्रोह के कई मामलों में आपने होता हुआ देखा। जैसी जस्टिस एस सूर्यकांत ने रोहिंग्या पर मामला सुनाया तो आपने देखा किस तरह से लगभग 60 से ज्यादा जज, वकील, अधिकारी, वो तमाम लोगों ने, पूर्व ये तमाम लोग रिटायर्ड थे, इन लोगों ने तुरंत एक लेटर इशू किया और उस पर सीधा चीफ जस्टिस पर हमला बोला। तो सेम टेंडेंसी, सेम तरीका यहां अपनाया जा रहा है, जिसमें हाई कोर्ट का ही एक जज जो है, रिटायर्ड जज है, वो हमला बोल रहा है उस जज पर जो सुनवाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि साहब उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ उन्होंने जो अवमानना नोटिस जारी किया है उसमें प्रक्रिया का पालन नहीं किया, माफ कीजिए, मौखिक आदेश दिए, जबकि ऐसे में लिखित आदेश होने चाहिए। ये बात तो जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन खुद कह रहे हैं कि ये जो अधिकारी हैं ये डीएमके के अधिकारियों के तौर पर काम कर रहे हैं, ये लिखित आदेश नहीं मान रहे, मौखिक आदेशों पर चल रहे हैं। तो और चूंकि उन्होंने कहा मदुरै कलेक्टर से सलाह किए बिना धारा 144 रद्द की। अब ये कोई आदमी, इस आदमी ने पूरी जिंदगी किस तरह से कोर्ट में हाई कोर्ट में जस्टिस रहा होगा, जो हाई कोर्ट के मतलब जो फैसला किसको करना 144 थी या नहीं थी, सही थी या नहीं थी, ये तो आना तो कोर्ट में ही है। डीएम तो लगाने की अनुमति देता है अगर उस पर कोई विवाद होगा। ये कह रहा है कि साहब बिना कलेक्टर के सलाह के कर दिया। जज ने कहा कि 100 से ज्यादा अवमानना केस उनके पास लंबित है, लेकिन गैर धार्मिक मामलों में इतनी सख्ती क्यों नहीं दिखाई। यानी यह है कि कोई कत्ल के कई सारे मामले एक शहर में होते थे, कोई कातिल पकड़ लिया गया तो बाकी सब लोग सारे जज ये कहना शुरू कर दे, मान ले वहां के लोग रिटायर्ड, कि साहब आपने बाकी 99 कातिल तो पकड़े नहीं, इसको क्यों पकड़ रहे, इसको भी छोड़ दीजिए। ये इस तरह का है, क्योंकि ये पूरी राजनीति है जो यहाँ पूरे इलाके में प्रभावित कर रही है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं, कल जो है वहां आरएसएस के चीफ जो है मोहन भागवत भी थे, क्योंकि वहां वो 100 साल पूरे होने पर अलग अलग जगह जो प्रोग्राम चल रहे हैं, तो वो कल तिरुचिरापल्ली में वो कर रहे थे संग शताब्दी का। उन्होंने एक बड़ा उस पर बयान दिया कि इस पूरे मसले पर कि क्या संघ का आ सकता है या नहीं, उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये थिरुपरनकुंद्रम में मुझे हिंदुओं की तिरुपरनकुंद्रम इशू पे अगर एस्केलेशन की जरूरत पड़ी तो किया जाएगा, मुझे नहीं लगता वो अभी जरूरी है। मामला कोर्ट में है, तमिलनाडु की हिंदुओं की जागृति मुझे लगता है वांछित परिणाम लाने में पर्याप्त है। अगर जरूरत पड़ी तो जो तमिलनाडु में काम करने वाले हिंदू संगठन हम लोगों को बताएंगे तो हम सोचेंगे। वर्तमान में हमको लगता है कि ये मुद्दा तमिलनाडु में हिंदुओं की ताकत के आधार पर हल हो सकता है, हमें इसमें आने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात पक्की है कि ये मुद्दा हिंदुओं के पक्ष में हल होगा, यह निश्चित है, और हम जो भी जरूरी होगा वो करेंगे। इसके साथ उन्होंने ये पूरा, इनके सवाल किया गया था उसका इन्होंने जवाब दिया था। लेकिन अगर हम बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का देखें तो वहां के अन्नामलाई है, उन्होंने बीजेपी की तरफ से इसकी कमान संभाली हुई है। उन्होंने न्यायिक अवमानना का आरोप लगाया था, इससे पहले उन्होंने पैटर्न के तौर पर बताया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बाकायदा, और कई सारे केस उन्होंने गिनवाए थे और कहा था कि स्टालिन शपथ भूल गए हैं। तो ये देखते हैं वोट पॉलिटिक्स का मामला है। मोहन भागवत मैंने आपको बताया, तो CTR नर्मल कुमार ये टीवीके के हैं, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा डीवी सरकार ने 6 बजे तक दीप जलाने का आश्वासन दिया था और जानबूझकर भीड़ इकट्ठा होने दी, ये राजनीतिक साजिश है। लेकिन टीवीके का जो रुख है वो डीएमके के अगेंस्ट है। वो ये नहीं कह रही कि साहब हिंदुओं को उनका राइट दो, लेकिन डीएमके को कैसे खींचा जा सकता है वो है। और MK स्टालिन का कोई बयान उस तरह तो नहीं था, लेकिन जो लोग हैं वो RTI के हवाले से इसको, तमाम उनके समर्थक अब इस समय
जो अलग अलग ट्विटर हैंडल्स हैं उन पर इसको सर्वे का पत्थर बता रहे हैं। यानी जो बड़ी साजिश है वो तुरंत शुरू हो चुकी, चूंकि एआईडीएमके सिर्फ उस पर हमला बोलने के लिए काम कर रही है, बाकी कुछ भी नहीं। बाकी सीपीआईएम ने जस्टिस स्वामीनाथन का सवाल उठा दिया, कांग्रेस ये कह रही है कि साहब ये इसको पूरे बीजेपी इस पूरे राज्य को जलाना चाहती है। तो ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई अब काफी बड़ी हो गई है। आज आपको दिखाई देगा कि कोर्ट इस पर क्या रुख लेता है, और ये यहां नहीं थमने वाली। ये लड़ाई अभी चूंकि संसद में लड़ी जा रही है, ये सुप्रीम कोर्ट के आंगन में लड़ी जाएगी, और आखिर में इसको मतदाताओं के बीच में लड़ा जाएगा। और यही सारी हिंदू संगठनों के और जो गैर हिंदू हैं उनके बीच का एक बड़ा मुद्दा सेटल होगा, क्योंकि डीएमके को लगता है कि जो 1937 से चल रहा है, हिंदुओं को गाली दो, अपर कास्ट को गाली दो और जातियों के विभाजन को बनाए रखो, और उसके बाद हिंदू विरोध उसको कहां ले जा सकते हो तो वो आप भी जानते हैं कि उसके बाद क्या क्या हुआ। लेकिन इसके सहारे वो अपनी सत्ता को बनाए रखना चाहते हैं। तो अगर ये मामला अभी और आगे बढ़ता है तो इससे तमिलनाडु के चुनाव में क्या होगा ये तो हम लोग रिजल्ट के आधार पर ही देखेंगे। लेकिन आज की डेट में इस देश की जो सबसे सनातन के मामलों में है, वो तमिलनाडु का ये मामला भी सबसे इंपॉर्टेंट मामला मुझे लगता है हो सकता है, जिसमें एक जस्टिस पर इसलिए महाभियोग चलाना चाहती है पार्टी क्योंकि उसका वोट बैंक खुश हो सके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सहयोग भी कीजिए, क्योंकि चैनल जब शुरुआत में होता है तो उसको आपके सहयोग की ज़रूरत होती है, ताकि वो कंटेंट्स को और अच्छे तरह से ला सके, लोगों को अपने साथ जोड़ सके। तो मुझे लगता है कि आप अगर चैनल को सहयोग करेंगे तो उससे और मजबूती होगी, और हम इस तरह का कंटेंट ला पाएंगे। ऊपर क्यूआर कोड है, अगर आप में से कोई चैनल को सहयोग भी करना चाहे, सपोर्ट करना चाहे तो उससे भी कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के लिए देखते रहिए आप धीरेन्द्र पुंडी न्यूज़ पॉइंट। नमस्कार।